जीन और क्रोमोसोम की तुलना देखिए। जीन जोड़ा के रूप में रहता है, ये भी, इसका भी जोड़ा होता है, दोनों जोड़ा में रहता है। जब युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसको गैमेट कहते हैं, तो युग्मक के निर्माण के समय इसमें विभाजन हो जाता है। आप लोग जानते होंगे अर्धसूत्री विभाजन। और यह भी युग्मक के समय विभाजित हो जाता है, अर्थात पृथक हो जाता है, माने अलग हो जाता है। यानी जीन में भी जोड़ा होता है, जीन क्रोमोसोम भी जोड़ा होता है, जीन भी विभाजित हो जाता है और क्रोमोसोम का भी विभाजन हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं या 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी जोड़ा क्रोमोसोम 23 का जोड़ा बनता है, आधा क्रोमोसोम। जब युग्मक बनने लगता है तो स्त्री पुरुष के क्रोमोसोम में आधा आधा क्रोमोसोम का विभाजन हो जाता है, जिसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आधा क्रोमोसोम पुरुष का और आधा क्रोमोसोम स्त्री का होता है, दोनों मिलकर के फिर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। इसलिए जीवों के विकास के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। लैंगिक जनन में जितना बार जीव का विकास होगा, जीव का जन्म होगा, हर बार एक उन्नत प्रजाति का विकास होता है। इसमें जीन में क्या होता है कि इसमें जो युग्मक होते हैं वह एक ही होता है। इसके युग्मक के जीन जोड़ा में से केवल एक ही होता है, जोड़ा में से एक ही। और ये भी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का भी जो समजात क्रोमोसोम का जोड़ा है, इसमें से भी एक ही रहेगा। यानी युग्मक के जीन भी एक ही जोड़ा में से, और ये भी समजात क्रोमोसोम में भी जोड़ा में से एक ही रहता है। इसके बाद इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में भी संयोजित रहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से संयोजित रहते हैं। मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, आप लोग बना करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। स्वतंत्र रूप से जीन के जो जोड़े होते हैं वह स्वतंत्र रूप से संयोजित रहते हैं, और क्रोमोसोम भी स्वतंत्र रूप से अलग अलग भी संयोजित रहते हैं। ये अलग अलग होता है, विसंयोजित रहते हैं। यही था जीन और क्रोमोसोम के बीच तुलना। इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और मटर के पौधे पर प्रयोग करके इन्होंने क्रॉस करवाया था। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये परीक्षा में भी प्रश्न पूछता है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। वो भी कौन मटर? उसके जो बगीचा में लगा हुआ था मटर, उस मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। मेंडल जो है ये चर्च में रहते थे, पादरी थे, और इनको किसानी करने का बड़ा शौक़ था। इसलिए ये अपने बगीचा में ही मटर के भिन्न भिन्न पौधे पर कई तरह के प्रयोग करते थे। इसलिए इनका जो प्रयोग हुआ उसको कहा गया हाइब्रिड क्रॉस। आज जो हम हाइब्रिड बीज देखते हैं यह मेंडल की ही देन है। मेंडल ने मटर के कई प्रकार के पौधों पर प्रयोग किया, जैसे में झुर्रीदार पौधे, गोल मटर, हरा मटर, उजला मटर,
यानी मटर के जितनी भी 16 लगभग 16 प्रजातियों पर इन्होंने प्रयोग किया है और सभी प्रयोग इनका सफल रहा है, क्योंकि मटर में जो है जो प्रजाति का गुण है वह अस्थाई होता है। इन्होंने ही इनके द्वारा जो मेंडल द्वारा जो आनुवांशिकता का नियम बताया गया है, अगर पूछे मेंडल द्वारा नियम क्या है तो वो है आनुवांशिकता का नियम। आनुवांशिकता के आधार पर मेंडल ने कहा है कि अगर कोई जीव भिन्न भिन्न रंगों के जीव से अगर संयोजन करता है तो उसमें उसका आनुवांशिकी गुण निश्चित रूप से रहेगा। वंशागति का सिद्धांत भी जिसको हम कहते हैं, आनुवांशिकता कहिए चाहे वंशागति, इसी के कारण जिसके पिता में जो बीमारियां होती है, जो गुण होता है, वह उसके बेटा में भी जाता है। अगर उसके परिवार में या पूरे घर परिवार में, ननिहाल में या अपने यहाँ किसी को अगर किसी भी तरह की समस्या है तो वह समस्या उसके बच्चों में भी दिखाई दे जाएगा। इसका कारण है वंशागति, इसी को आनुवांशिकता भी कहते हैं। मतलब क्या, आपके डीएनए में, आपके जीन में वह गुण, वह लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई दे जाएगा। जैसे में मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर F1 मतलब फर्स्ट क्रॉस इन्होंने किया था। परीक्षा में पूछता है फर्स्ट क्रॉस में मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था उसका अनुपात क्या था, तो उसका अनुपात था 3:1। 3:1। यानी इनका कहना है कि अगर दो लंबे लंबे पौधा को और दो नट्टे पौधा को, नाटे कद के पौधा को अगर क्रॉस करवाया जाए तो एक शुद्ध लंबा और दो मिश्रित और एक छोटे कद का पौधा होगा। ये 4 तरह के होंगे। तो ये जो एक शुद्ध लंबा हुआ, एक मिश्रित लंबा हुआ, तो ये तीनों को एक ही मान लिया 3, और ये छोटा हो गया ये 3:1। इसी को कहा गया अप्रभाविता का नियम। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन जो गुण है वह अप्रभावी रूप से उसमें रहेगा ही, उसका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ये प्रभाव इसका बना रहेगा। यहाँ पर हमने देखा छोटा पौधा को भी लिया गया था तो 4 में से 1 बौना पौधा हो जाएगा। इसका अनुपात 3:1 है। ये था क्रॉस। क्रॉस माने संकरण, हाइब्रिड माने संकरण, और क्रॉस माने होता है उन दोनों को जब संकलन किया जाता है दो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों को या दो भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों वाले को। उस उदाहरण के लिए इन्होंने एक और दिखाया कि मान लीजिए एक काली गाय है और एक उजली गाय है। काली गाय को इन्होंने W से सूचित किया है, या मान लीजिए एक वाइट है, W से सूचित किया है, और दूसरा है मान लीजिए चितकबरी, या नहीं तो मान लीजिए कि एक भूरे कलर की गाय है जो W है, और दूसरा वाइट कलर की गाय है जो W है, छोटा W है। अगर इन दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा तो इसका भी अनुपात, पहली बार क्रॉस होगा तो इसका भी अनुपात 3:1 ही होगा। यानी 3 गो जो है वह एक रंग का हो जाएगा और एक जो उसका उजला है वह एक उसमें जीव का विकास उजला रंग का होगा ही। तो इसको कहा गया प्रभाविता का नियम, जैसा है उसका प्रभाव रहेगा ही। इसके बाद जब F2 संकरण इन्होंने करवाया है, मतलब जो क्रॉस करके निकला, फिर उसका जब संकरण कराया तो उसका अनुपात है 1:2:1। यानी उसमें क्या हुआ कि एक शुद्ध छोटा, एक शुद्ध बड़ा, एक शुद्ध छोटा और 2 मंझले, यही जो यहाँ पर हम आप देख रहे हैं, इसको हम 1:2:1 कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 अनुपात में दोनों न बड़ा है न छोटा है, मंझोले साइज का हो गया। तो इसी को कहा गया मेंडल की आनुवांशिकता या वंशागति। F1 संकरण में 3:1। F2 संकरण में अगर पूछेगा तो F2 संकरण में हम क्या कहेंगे इसको कि F2 संकरण में ये हो गया 1:2:1।
ये था मेंडल का मटर पर आनुवांशिकता और वंशागति के नियम। इसी में प्रभाविता है, अप्रभाविता का नियम है, सहप्रभाविता का नियम है, आदि आदि, जो अभी हम लोग देखेंगे वंशागति के सिद्धांत में ही। संक्षिप्त में प्रयास किया जा रहा है परीक्षा को देखते हुए कि कम से कम समय में सिर्फ याद करने के दृष्टि से, आपने तो वैसे पढ़ा ही होगा, जैसे में अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण माने क्या? पूर्ण रूप से नहीं। प्रभाविता माने प्रभाव में। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि इसमें एक लाल रंग का फूल लिया गया, रेड, और एक उजले रंग का फूल लिया गया। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो जितने भी फूल थे वह लाल और उजला मिल करके गुलाबी हो गए, पिंक। ना लाल रहा ना उजला रहा, क्या हो गया? पिंक हो गया, मतलब गुलाबी हो गया। इसको हम अपूर्ण प्रभाविता, मतलब इस पर प्रभाव क्या हुआ कि न उजला रहा न लाल रहा, दोनों मिलके गुलाबी हो गया। और फिर जब इनका क्रॉस करवाया गया पिंक से तो जो भी निकला ये दोनों भी गुलाबी ही था। इसी को अप्रभाविता का नियम कहा गया। देखिए आप, यहाँ पर ना इसका लाल रहा न उजला रहा, पिंक से फिर क्रॉस करवाया तो ये दोनों गुलाबी ही रह गया। लेकिन फिर जब गुलाबी में RW है और यहाँ इस गुलाबी में WW है, फिर जब इसका क्रॉस करवाया गया तो RW R एगो, WW एगो RW और एक WW। कहने का मतलब हो गया एगो RR शुद्ध लाल बन जाएगा। फिर ये F1 संकरण है। F2 संकरण जब यहाँ पर हो रहा है तब क्या होता है सो देखिए, RR हो गया, एगो बड़ी R एगो छोटी R हो गया, या W कहिए या इसको छोटी R लिखिए। दोनों में सब चीज़ है, गया कहीं नहीं। छोटी R हो गया, एक छोटी R, बड़ी R हो गया, एक छोटी R हो गया। यानी एक शुद्ध लाल हो गया, एक शुद्ध उजला हो गया, और दो जो है ये गुलाबी हो गया। तो यही है 1:2:1। F2 संकरण में 1:2:1 चलता है। इसी को कहा गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण माने पूर्ण रूप से तो प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन प्रभावित इसको किया। लाल और उजला मिलकर के गुलाबी बनाया, गुलाबी को फिर संकरण किया तो फिर वही 1:2:1। गुण देखिए, किसी भी चीज़ का प्रकृति में नाश नहीं होता है, उसमें सिर्फ रूपांतरण होते जाता है। आज आए, कल आए, परसों आए, कभी न कभी वह गुण उसमें निश्चित रूप से आता ही है। यही है अप्रभाविता का नियम। अब है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में क्या होता है कि दो विपरीत लक्षण वालों को एक साथ मिलाया जाता है। उसमें एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है कि जबकि दूसरा दबा हुआ रहता है। आप यहीं पर देख लीजिए, दोनों विपरीत गुण वाले हैं, एक लाल है दूसरा उजला है। जब दोनों को मिलाया तो दोनों का जो गुण है लाल और उजला वो छुप गया और एक नया गुण प्रकट हो गया, गुलाबी। लेकिन जब फिर इसका F1 का पुनः संकरण कराया गया
तो आप देखिए यहाँ पर लाल भी अलग हो गया, उजला भी अलग हो गया और गुलाबी भी 50% लाल 50% उजला मिल करके गुलाबी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप 1:2:1 में आता है। इसी को कहा गया प्रभाविता की नियम, प्रभाविता की व्याख्या कहिए या प्रभाविता का नियम कहिए। आप इसको प्रभाविता के व्याख्या के रूप में भी आप कर सकते हैं। आराम से आप लिख सकते हैं कि जब दो अलग अलग प्रजाति के पौधों को मिला करके एक किया जाता है तो उसमें दोनों गुण अप्रभावी रूप से छुप जाता है। लेकिन ये F1 हुआ, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में इसका अनुपात 3:1 रहता है। फिर से जब F1 पीढ़ी का फिर से क्रॉस करवाया जाता है तब उसमें वह जो अप्रभावी गुण था वह फिर से प्रभावी हो जाता है, जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इसका अनुपात है 1:2:1। इसमें दिखाया गया है RR, बड़ी R छोटी R, बड़ी R छोटी R, 2 और छोटी R। इससे स्पष्ट होता है कि एक शुद्ध लाल, एक शुद्ध उजला और 2 गुलाबी रंग के फूल हमको मिलते हैं। ये सहप्रभाविता का नियम। सहप्रभाविता के नियम में भी दिखाया गया है कि जब एक जीव, अगर अलग अलग जीव है, मान लीजिए एक गाय है जो लाल है और उसका जो जनरेट करवाया गया है वह कोई उजला बैल है या सांड है, तो उसका अगर करवाया जाएगा क्रॉस तो क्या होगा कि लाल और उजला दोनों मिल करके एक दूसरा ही कलर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं गेहूमन कलर, जर्मेनिया कलर जिसको कहते हैं। तो गेहूमन ललहनी जिसको आप लोग कहते होंगे अपनी भाषा में। तो एक भूरी गाय है और उजला उसका स्त्री है उसका भूरी, मादा है उसका भूरा और नर है उसका उजला। तो उन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों का गुण अप्रभावी हो जाता है। सेम यही नियम उसमें भी चलता है, चाहे आप किसी भी चीज़ में लीजिए, अप्रभावी एक गुण जो दोनों का अलग अलग गुण है, पहली पीढ़ी में वह गुण छुप जाता है और एक नया गुण प्रकट हो जाता है। लेकिन जब फिर उस F1 को फिर से क्रॉस करवाया जाता है तो फिर वही बात होता है, 1:2:1 के रूप में आ जाता है। इससे मेंडल का जो यह प्रयोग है आज भी उतना ही सार्थक है जितना पहले था। एक तो मेंडल जब जीवित थे तब इनके नियम को कोई मान नहीं दिया, इनके मरने के बाद यह नियम प्रभावी हुआ, वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया और तब जाकर के पता चला कि मेंडल का यह प्रयोग कितना बड़ा भूमिका अपनाया और इसे जीव विज्ञान में जगह मिला। और इसी के आधार पर आज आनुवांशिकता और DNA को परिभाषित भी किया जा रहा है। यह एक आनुवांशिक गुण है जो बदल नहीं सकता है, जो सब हमेशा से प्रभावी रहता है, छुप सकता है लेकिन यह मिट नहीं सकता है। फिर अगले पीढ़ी में यह निश्चित रूप से दिख जाएगा, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। चाहे वह आप जानवर में लीजिए, फूल में लीजिए या किसी और चीज़ में लीजिए। यही कारण है कि अड़हुल के कई तरह की प्रजाति पाए जाते हैं। लाल अड़हुल भी होता है, एक अड़हुल आप देखे होंगे चना के रंग का होता है, एक अड़हुल देखे होंगे उजला अड़हुल भी होता है। ये सभी इसी का परिणाम है, उसके DNA और आनुवांशिकता का परिणाम है। अगर दो तरह के अड़हुल को बीचे बीच चीर करके अगर दोनों को सटा दिया जाए तो उसमें भी कोई न कोई एक अलग तरह का रंग जो है पैदा हो जाएगा। तो ये प्रयोग करने की चीज़ है, अगर आप करके देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सही में दोनों का गुण मिल गया। अब फिर जब दोनों को एक साथ फिर से क्रॉस करवाया जाएगा तो फिर वो जो पहले वाला गुण था लाल और उजला, फिर वो अलग अलग हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। यही है सह प्रभाविता का नियम। जब फिर से इस एलील को क्रॉस करवाया जाता है, मान लीजिए ये रेड काव है और ये वाइट काव है, जब भी होगा जोड़ा में होगा। ये पहला संतति है, RR एलील से RR का क्रॉस करवाया है, मतलब लाल से उजला का क्रॉस हुआ, तो ये बना। इसमें एक ही रहने दीजिए। जब इसका क्रॉस होगा तो एक शुद्ध RR बनेगा, ये F1 पीढ़ी हुआ और ये F2 पीढ़ी। इसमें एक फिर
आर छोटी आर बनेगा, मतलब लाल और उजला मिलके एक भूरा कलर मानिए इसको, ये दो भूरा हो जाएगा, एक शुद्ध लाल हो जाएगा और एक शुद्ध उजला हो जाएगा। इसी को 1 अनुपात, ये दोनों एक है, 2 अनुपात 1 माना गया है। ये प्रभावहीता का नियम है। तो ये तो था आनुवांशिकता पर आधारित मेंडल के प्रयोग द्वारा प्रभावहीता का नियम, ये आप लोगों ने देखा, जिसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया है उसके F1 पीढ़ी में आनुवांशिकता का जो अनुपात है वह क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं 3 अनुपात 1। F2 पीढ़ी में जब पूछेगा तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1। किस पर प्रयोग किया था, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। सभी छात्र छात्राओं को हर हर महादेव।